एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है और सिर्फ इसमें एक ही जो चीज क्रैक करने वाली होती है, दैट इज टू ड्रॉ द डायग्राम, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन और जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, एक फिगर ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, और उसके बाद से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। एक चीज याद रखना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब इतना जब हमने पढ़े, सारे फॉर्मूलाज पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हें हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसे हम कहते थे इट इज हाइट एंड डिस्टेंसेस, इसे हम बोलते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इस चैप्टर को बोला जाता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की हमें हाइट निकालनी हो, एनी बिल्डिंग, एनी स्ट्रक्चर, कोई मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी हाइट निकालते हैं, या आपको पता हो माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालिए तो कैसे निकालिए, कैसे कैलकुलेट की है? वी यूज कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, शैडोज एंड ट्रिग्नोमेट्री, उन सबको यूज करके हम निकालते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, और व्हाट इज द हाइट ऑफ एनी स्ट्रक्चर दैट इज टॉलेस्ट स्ट्रक्चर, जो भी टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोई मेजरिंग टेप लेके तो नहीं बना होगा, जब बनाया भी गया था, आज का नहीं बनाया, बहुत साल पहले बनाया, टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, राइट। तो जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, इट इज यूज्ड टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। मैं अब बोलूंगी यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस आप हो गया, हम निकाल ही लेंगे, है ना, हमें आता है निकालना, लेकिन सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला होगा, कौन सी मेजरिंग टेप लेकर आए होगे, राइट। तो वहां पर भी एडवांस कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ये उसके बेसिक्स है, राइट। हमें डिस्टेंस देखना है कि अगर हम जैसे अब सब गेमिंग के प्रो बच्चे सारे है ना, तो हम कहते हैं ना कि यहाँ शूट करो, ये डिस्टेंस है, यहाँ पर इफ यू आर हिटिंग अ टारगेट और वो मूविंग टारगेट होता है, तो आप तब तो नहीं कहते कि जब वो बिल्कुल सेंटर पे हो, आप तब शिफ्ट उसको हिट करते हो जब वो मूव करके आपका एरो और उसका एरो डिस्टेंस ट्रेवल सेम पॉइंट पर होता है ना, ये है ना, मूविंग कोई टारगेट होता है, हाँ थोड़ी आगे मारनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर वो आ रहा है, या मिसाइल अगर हमें किसी भी जगह पर हमें हिट करना है टारगेट को, तो मिसाइल जब भी डालते हैं, कुछ भी होता है, तो कितना डिस्टेंस पर वो कितना हिट करेगी, है ना। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, इस एंगल पे हिट करने के लिए इतना उसको कम से कम मूव करना पड़ेगा, या इतनी इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, ये स्पीड होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं डिस्टेंसेस के, हाइट्स के, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। समझ में आ गया? देयर वाज अ वेरी पॉपुलर टॉम एंड जेरी का एक मेम आता था, अगर आपने देखा हो या नहीं, मैंने क्लास में रिपीट भी किया काफी बार। So it actually shows that Tom is hitting Jerry और एक छोटा सा माउस आता है उसको बचाने के लिए, देखा किसी ने? हाँ, देखना दोबारा से, सबको दिखाना अपने फ्रेंड्स को। वो जेरी को हिट करता है तो वो उसको एक पिलर होता है उसको तोड़ता है कि नहीं, एंड they actually show in the movie, in the clip they show, हाँ they show कि वो क्या कर रहा है, कि उसने प्रॉपर ड्रॉ किया कि मैं इस एंगल पर इसको हिट करूंगा, पिलर को कट करूंगा, और वो इस तरह से स्पीड से जाएगा और तब जाकर वो टॉम को हिट करेगा। तो दिस इज व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। आपने जब माइनिंग करते हैं तो कौन से टारगेट पर, कहां पर हम पॉइंट आउट करें ताकि मैक्सिमम डैमेज हो, समझ में आ गया? जब माइनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके बम लगा दिया, कि सही जाते हैं हमने वो अपना वो लगा दिया, जो भी इनको लगाना होता है, डायनामाइट लगा दिया और हिट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, वो प्रॉपर पॉइंट्स होते हैं। समझ में आ गया? दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री डज प्रैक्टिकली, यहाँ पर ये काम आती है टू फाइंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, आपने 3 रेशियोज पढ़ी थी मेन में, उसके रेसिप्रोकल्स तो हमें याद है। पहली रेशियो कौन सी है? साइन। दूसरी कॉस, और फिर टैन, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। हाँ पता नहीं कितने दिनों बाद, चलो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है ना। हमारे 3 रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, राइट। और जब मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, तो बात होती है ट्रिग्नोमेट्री, वी टॉक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक बात याद करना, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और वैसे भी जब हाइट होगी वो परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा, तो हमेशा जब भी हाइट निकालना है हमें, तो परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो बाय डिफॉल्ट बनना ही है, उसमें एक एक्यूट एंगल होगा, उसे यूज करके वी फाइंड द मेजरमेंट्स जो भी हमें निकालनी है,
और यहाँ पर एक आपको एंगल दिया हो और एक साइड दी हो, एक ट्रायंगल में, ठीक है, एक एंगल और एक साइड, हम उस पूरे ट्रायंगल का बायोडाटा निकाल सकते हैं, उसकी कितनी साइड्स है, कौन कौन सी साइड में क्या मेजरमेंट्स हैं, कौन से एंगल, कितने एंगल, मतलब एंगल्स के मेजर क्या है, हम सब बता सकते हैं। क्लियर हो गया? वी डी जस्ट वन साइड एंड वन एंगल, एक साइड की मेजरमेंट। चलो मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, कैसे निकालते थे साइन ऑफ एंगल थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसे मैं लिखवाती हूँ ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जस्ट कहा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज tan थीटा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और मैक्सिमम 95% आपका tan थीटा ही यूज होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 95% क्वेश्चन में tan ही यूज होगा, tan या cot। क्लियर हो गया? अब करना क्या है, हमने कहा हमें हाइट्स और डिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है। आप किसी बिल्डिंग के पास खड़े हो, बहुत स्काईस्क्रैपर साथ बिल्डिंग है, आप कह रहे हो कि चलो देखना है, सो देयर इज दिस बिल्डिंग, इस हाइट पर है, ये ग्राउंड लेवल, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। अब क्या होता है, इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में आपकी हाइट कितनी है, राइट? एक होता है आई लेवल, आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम शिमला वगैरह जाएं तो वहां पर वो कहते हैं ना, ये पॉइंट्स दिखाकर उसके साथ टेलीस्कोप के साथ, ये देखो ये देखो, तो आप जहां खड़े हो वो आपका आई लेवल है, ठीक है। आपके पास उस टेलीस्कोप रखा हुआ है, ये तो नहीं कि दूर पड़ा हुआ है कि वहां से देखो या नीचे झुककर देखो, तो जहां पर भी उसने टेलीस्कोप रखा है दैट इज योर आई लेवल, ठीक है। उस आई लेवल से उसने खड़ा किया यहाँ पे टेलीस्कोप और कहा ये आपका आई लेवल, मैंने कह दिया दिस इज वेयर योर टेलीस्कोप इज प्लेस्ड, दिस इज वेयर योर आईज आर। आपने कुछ चीज देखनी है, उसने आपको पॉइंट करनी है कि इस बिल्डिंग में कैन यू सी दैट प्रॉपर स्ट्रक्चर में वो एक नक्काशी सी बनी हुई है जी, वो आर्किटेक्चर का एक वो सारा पॉइंट है, ताजमहल में दिखाते हैं आपको कभी कभी, तो आप देखते हो, तो यहाँ से दैट पॉइंट इज, आप जो चीज आपने देखनी है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। दूर से हमने काइट उड़ती हुई देखनी है, या दूर से प्लेन जाता है तो हम कहते हैं वो देखो वो प्लेन जा रहा है, पॉइंट करते थे ना बच्चों के, है ना, दैट प्लेन इज फ्लाइंग, दैट हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, राइट। तो जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट, इमेजिनरी लाइन बनती है, लाइन ऑफ साइट, ऊपर देख रही हूँ। क्लियर हो गया? आई एम लुकिंग एट दैट एसी, सो माय लाइन ऑफ साइट, देखते ना कि मैम कहाँ देख रहे हो कि पॉइंट करते हैं वैसे, तो यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन एंड देखते हैं कि हमने किस चीज को किया, राइट। और ये होता है हॉरिजॉन्टल, this is horizontal line parallel to the Harshita mute your mic. So this is horizontal, ठीक है। लाइन ऑफ साइट से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया टू द ग्राउंड तो होता है हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गया? और देखोगे आप इस हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट में एक एंगल बन गया है ना, ये होता है एंगल। और अगर आप ऊपर देख रहे हो तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया? इसको हमने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज समझ लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब नीचे से ऊपर देख रहे हो, आपको अपना सर ऊपर करके देखना पड़ रहा है, एलिवेशन पे रखी हुई है, कोई भी चीज एलिवेशन पे रखी है तो हमारा एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में हो नहीं आया हो? ठीक है। अब ऐसे ही है, आप कुतुब मीनार पे खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, दिस इज योर पोजिशन, यहाँ पर हो, तो यहाँ से आपको वो नीचे पॉइंट करवा रहे हैं कि यहाँ से बैठकर ना वो देखते थे कि कौन कौन एंटर कर रहा है फोर्ट में, तो ये क्लियरली विजिबल था, पूरा सिटी यहाँ से विजिबल होता है ना। और दूर से आपको दिखाते हैं, दूर से आपको दिखाते हैं कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेलीस्कोप को एडजस्ट करते हो, आपकी लाइन ऑफ साइट ये होगी। क्लियर हो गया? दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। अब आप कहाँ देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, ऊपर की नीचे, नीचे देख रहे हैं, ठीक है। और इस लाइन ऑफ साइट से एक पैरेलल लाइन जाती है टू द ग्राउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। एंगल क्या बना, ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट में एंगल बनता है। अब हम कहाँ देख रहे थे, नीचे, डाउनस्टेयर्स, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नीचे से ऊपर देखा
तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है ना, उसने लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन और आपने डिप्रेशन बना दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और केवीएम में तो स्पेशली करते हैं, ठीक है। और बोर्ड्स में भी few years back एक क्वेश्चन था, ड्रॉ एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो किसी ने अगर नहीं ड्रॉ किया था व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ड्रॉ करना है तो आपको प्रॉपरली बताना है कि दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है या 2 मार्क का क्वेश्चन, उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा होता है और हम क्या करते हैं कि हमने डायरेक्टली उसे एलिवेशन यहां से ऐसे ले लिया। आंसर आपका सही आएगा पर ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन गलत है आपका, ठीक हो गया। अब मैं देखो, जब भी मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया था ना, तो मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल किसको पैरेलल है? ग्राउंड लेवल को। और अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल्स कौन से हुए? ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो गया? एंगल ऑफ थीटा। आप यहां खड़े होकर नीचे देख रहे थे, ठीक है, तो डिप्रेशन था। कोई यहां पर नीचे बैठकर आपको देख रहा, ऊपर से आपका फ्रेंड खड़ा आपको पॉइंट कर रहा है हेलो, तो वो क्या होगा? उस फ्रेंड के लिए क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से। तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन सेम होते हैं। इसको आप यहां पर लेके जाओगे ट्राइंगल के अंदर और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्लीज शो करना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे ड्रॉ करना है? हमेशा सी यू विल से दिस इज योर हाइट, आप यहाँ एक हाइट पे खड़े हो, यू लुकिंग डाउनस्टेयर्स, दिस इज लाइन ऑफ साइट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन बनेगी, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये हवा में नहीं उड़ रहा, सब कुछ ग्राउंड लेवल, ठीक हो गया। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? आपकी बुक में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल्स मेजर कैसे होते थे, तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट सा बनाकर दिया हुआ है आपको। अर्लियर टाइम्स में इस तरह से यूज करते थे। उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वी यूज्ड टू सी कि किस एंगल पर हमें वो चीज विजिबल हो रही है, टारगेट किस एंगल पे इजीली विजिबल हो रहा है। अगर मुझे शूट करना है किसी चीज को तो मैं किस एंगल पे शूट करूं कि वो जाकर सीधा वहां पर पॉइंट करे, ठीक है। तो आपकी बुक में पेज नंबर है 195, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और जिसे हम लिखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। देखो थियोडोलाइट लिखा हुआ है ना, एक पिक्चर देखो। तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिससे हम एंगल्स ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन मेजर करते थे कि 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, 36 डिग्री है, कौन सा एंगल बना है, राइट। उसके बाद देखो उसने बताया हुआ है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले वाले में आपने देखो टावर को देखा है, उस बिल्डिंग को देख रहे हो, तो वो लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। दूसरी तरफ में ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हो, नेक्स्ट पेज पे 197 पे बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो एंगल बना है डिप्रेशन का, राइट। क्लियर हो गया इतना? गलती मत करके आना, वहां पर बना देना लाइन को। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ इनके क्वेश्चंस पर। एग्जांपल 1, अभी स्टोरी सीधी होती है कि यहाँ पे खड़े हैं, इसको ऐसे देख रहे हैं, आप बताओ डिस्टेंस क्या है, हाइट क्या है? हाँ, पेज 198, एग्जाम्पल 1। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे काम कर रहे हैं, हर्षिता, महक, पार्थ, यशवी। यस मैम। समझ में आ रहा है महक? यस मैम। यस मैम। हाँ जी पार्थ, ऑनलाइन क्यों आज? मैम मैं नानी हाउस आया हुआ हूँ। ठीक है। और हर्षिता तुम? यशवी तुम? मैम हर्षिता भी मेरे साथ ही है। और यशवी? हाँ वो अलग होगी, पर वो क्यों नहीं आई? यशवी यशवी हाँ जी, ऑनलाइन क्यों है हम? मामा ऑफलाइन आ नहीं पाई। अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल 1, a tower stands vertically on the ground। तो पहले तो एक ग्राउंड बनाएंगे। a tower stands vertically on the ground, ऐसे नहीं बनाना है, वैसे तो उनको प्रॉपर ट्रायंगल्स में ही बनाना होगा बाद में। तो एक ग्राउंड लेवल पर टावर हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड का पॉइंट है, which is 15 meters away from the foot of the tower।
तो ये हमने लिया फुट ऑफ द टावर, AB इज द टावर फ्रॉम अ पॉइंट 15 meters अवे, BP इज इक्वल टू 15 meters। आपके डायग्राम को आपको एक्सप्लेन भी करना है। AB is the tower, BP is 15 meters। The angle of elevation on the top, elevation का है तो यहां से ऊपर देख रहे हो, ठीक है। Angle of elevation on the top is found to be 60 degree। यहाँ पर आप खड़े हो, आपको अपने गर्दन को 60 डिग्री एंगल पे ऊंचा उठाना पड़ रहा है ताकि आप यहाँ पर इस वाले टावर के पूरे टॉप पर देख सको। कितनी ऊंची टावर है, आपने पूरा टॉप वाला पॉइंट देखा 60 डिग्री के एलिवेशन पर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर। लिखना है क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है। AB be equal to H meters। जितना भी मिलेगा लिखना पड़ेगा, और तुम अकेले नहीं हो, सबको लिखना पड़ेगा, सबके लिए उतना टाइम होगा, ठीक है। और हुआ क्या है कि हमने अभी आधा साल लगा लो, मतलब क्वार्टर और पूरा एक 3/4 ही लगा लो ईयर, जो भी हमने लिखा नहीं है। काफी क्वेश्चन ओरली कर लिए, स्टेप्स में मिस कर लिए, है ना। अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूजुअली हाइट होती है H, डिस्टेंस होता है X, राइट। तो लाइक द हाइट ऑफ द टावर बी AB be H meters, angle of elevation angle APB is 60 degree। बस इतना सा एक्सप्लेन कर दो, आपको बताना चाहिए कि आपने AB को लिया क्या है, ठीक है। तो आपको निकालना है हाइट। हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABP, राइट, AB अपॉन BP क्या रेशियो बन जाएगी, AB अपॉन BP tan 60 डिग्री। ये एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड है ना, और ये एडजेसेंट साइड, इसका परपेंडिकुलर और बेस। समझ में आ गया। अब बताओ tan 60 कितना होता है, √3। और AB की तो हाइट हमें निकालनी है, विल राइट H, है ना। और BP कितना है 15, और tan 60 कितना है, तो H की वैल्यू क्या आ गई, बस काम खत्म। इतना सा क्वेश्चन होगा, मीटर्स लिख देना क्योंकि आप बड़ा लिखा हुआ नहीं आएगा सब्जेक्ट्स में, ऑप्शंस में। चीजें इसमें मार्क्स काटोगे आधा दे करके 10 नंबर कट जाते हैं फिर, ठीक है। तो 15√3 meters, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 meter। समझ में आ गया। इतना सही काम होगा क्वेश्चन से। हद से ज्यादा एक और ट्रायंगल दे देंगे जो बन जाएगा। 2 ट्रायंगल से बड़ा आपको नहीं दे सकते, पेपर में सिलेबस में लिखा है कि नॉट मोर देन टू ट्रायंगल्स, एंगल्स 45, 60 और 30, ये 3 ही होंगे। इसके अलावा कोई और एंगल 90 पे कैसे निकालोगे, tan 90 या cos 90 sin 90 कैसे निकालोगे इसमें, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना, ठीक है। sin 90 का मतलब क्या होता है कि आपका साइन को हमने बनाया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर मर्ज कर गए, तब जाकर हमारा sin 90 बना था। वो एक्सट्रीम लिमिट है ट्रायंगल में। इसमें 3 एंगल्स ही आएंगे 45, 60 और 30, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब तक आपसे हाइपोटेन्यूज नहीं पूछा होगा ना, तब तक आपका tan ही यूज होगा। तो tan 60 कितना होता है, tan 30, बस tan 45, बस ये 3 चीजें यूज होंगी, ठीक है। एग्जांपल 2 पे आए, पार्थ एंड हर्षिता लिख रहे हो, क्या हो गया, हाँ डालो। यस मैम। हाँ जी पार्थ। मैम मैं हर्षिता का ही देख रहा हूँ। मुझे पता था, बोल तो दिया। हर्षिता का देख रहा हूँ, क्यों क्यों, मैम एक्स्ट्रा नोटबुक ही नहीं मिली। पेंसिल पेपर कुछ भी नहीं, नोटबुक किसने कहा है, पेपर पर लिख लो। ओके मैम, लिख लेता हूँ। तुम्हारा तो बेसिक है, तुम तो वैसे ही लिख के रखो, तुम्हें क्वेश्चंस तो रटने चाहिए ये वाले सारे, इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। रट्टे में तो मैम मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ हाँ, रटने में एक्सपर्ट है, तभी तो कह रही हूँ लिखोगे तभी रटोगे। यस मैम लिख लेते। चलो लिखो, अच्छा लिखो, चलो
Electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meters. एक पोल है, obviously पोल है तो straight direct खड़ा होगा, है ना? तो it is of height 5 meters. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. तो एक point है यहाँ पर C, which is 1.3 meter below the point, below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at 60 degree, जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से आकर उसे 60 डिग्री एंगल ही मिल रहा है, तो उनको कितनी लैडर आगे निकालनी पड़ेगी, कौन सी वाली कार उनके पास जाए, कौन सी वाली उनकी वैन जो है वो जाए स्पॉट पर, so that she can reach the point easily. समझ में आ गया? तो 60 डिग्री के एंगल पर फायर ब्रिगेड की जो हमारी लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल बना सकती है, तो ये 60 डिग्री का एंगल मान लिया, फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, ठीक है? So what is the length of the ladder when inclined at an angle of 60 degree to horizontal would enable her to reach the required position? तो हम लिखेंगे let AB is the tower of height, बेटा सब काम कर लोगे, लिखने का काम कभी नहीं करोगे. AB is the height of the tower, is the tower of height 5 meter. AC is 1.3 meter. Angle CPB. CPB is angle of elevation is equal to 60 degree. ठीक है? और आप लिखोगे BC is equal to AB minus AC. BC is equal to 5 minus AC 1.3. BC is equal to 3.7 meter. फिर हम क्या करेंगे? इन साइन 60 की कहां पे लगाओगे? इन ट्रायंगल. मैं कह रही हूँ ना यही मार्क्स कटा कराओगे आप लोग. CP CB अपॉन निकालना क्या है हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर. तो हमें अब लेट द हाइट ऑफ द लैडर AB CP X meters. ठीक है, ये भी लिखना है, मुझे भी आदत नहीं है, देखो मैं भी भूल गई. Let the height of the ladder CP is equal to X meters, right? तो CB upon BP, CB upon CP is equal to कौन सी रेशो बन जाएगी? CP upon CB. CB upon CP. CB क्या है? एंगल देखा करो 60 के ऑपोजिट. 60 एंगल जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, उसके ऑपोजिट देखो. ये मैंने साइड ली है और ये हाइपोटेन्यूज लिया है, ठीक है? कौन सी बन जाएगी? साइन 60 डिग्री. साइन 60 किसके इक्वल होता है? √3/2. CB किसके इक्वल है? 3.7 by x √3/2. सॉल्व कर लो इसको. x की वैल्यू कितनी आ गई? 7.4 by √3. (7.4 by √3). हाँ, अप्रोक्सीमेशन उसने √3 दे दिया ना, आपको तो लेना ही पड़ेगा. इतना लिख लिया सबने? केशव क्या समझ नहीं आया? उसके बाद बेटा CB की वैल्यू पुट कर दी. CB की वैल्यू क्या है? 3.7. CP कितना है? X. और यहाँ से साइन 60 कितना होता है? √3/2. तो यहाँ से 7.4 by √3. वो भी नहीं करना आपको, अगर सॉल्व करना है ना अब इसको, x √3 की वैल्यू भी नहीं डालनी, पहले उसको क्या करोगे? रैशनलाइज. हाँ, सबसे इजी हो जाएगा. 7.4 by √3 था, ये 7.4 into √3/3. मैंने इसे रैशनलाइज कर लिया. तो अब आपको क्या करना है? 7.4 into 1.73/3. दिस इज फेयरली सिंपल. अगर आपको डिवीजन ठीक लगती है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ,
अगर उसने √3 की वैल्यू नहीं दी हो ना, तब तक तो हमें ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, ये वाला बेटर है, सबसे बेस्ट ये आंसर है। इसमें कोई मतलब कोई है ही नहीं कोई मार्क्स काटेगा। यहाँ तक फिर किसी की गलती हो सकती है कि नहीं √3 नहीं रखते, राइट। और जहां उसे √3 की वैल्यू दे दी ना, मतलब उसने बस आपको पोक कर दिया कि वैल्यू डाल के आपको फाइनल आंसर निकालना, राइट। जब तक कोई वैल्यू नहीं दी होती ना, √3 इज इक्वल टू दिस, √5 इक्वल टू दिस, तब तक तो हमें छोड़ना है वहीं तक, हमारा वही आंसर चलेगा। जहां वैल्यू दे दी हमें एंड तक सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने साइन यूज किया बिकॉज हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था, विच इज द लेंथ ऑफ द लैडर। समझ में आ गया? हमें क्या निकालना था? लेंथ ऑफ द लैडर। तो इसको सॉल्व करोगे 7.4 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 3, 4.2 आएगा। सॉल्व एग्जाम्पल है 4.28 मीटर। क्लियर हो गया इतना? अब इसका सेकंड पार्ट भी है, देखो। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। फुट ऑफ द पोल कौन सा पॉइंट है? फुट ऑफ द पोल बी है। हाँ, फुट ऑफ द पोल कहाँ है? बी। आपको कहना है कि आपकी फायर ब्रिगेड की जो कार है वो कहाँ तक आकर खड़ी हो, कितने डिस्टेंस पे आकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे कि वो बीपी का डिस्टेंस अगर बन रहा है तो आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। ट्रायंगल हमारा वही रहेगा, कौन सा? इन ट्रायंगल सी बी पी। अब हमें क्या निकालना है? बीपी। ठीक है? तो जब भी हमें परपेंडिकुलर और बेस में से कोई भी एक साइड निकालनी हो तो आई कैन सेफली यूज रेशियो ऑफ tan CB अपॉन BP। क्या बन जाएगी? tan 60। वो भी यूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, बट आई विल प्रेफर 3.7 बिकॉज़ वो 4.28 है, ये 3.7 है, इजी है। ठीक है? CB अपॉन BP, tan 60 बन गया। 60 डिग्री को देखो, यहाँ बैठे हो, इसके ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, tan 60। CB की लेंथ क्या है? 3.7। BP हमें निकालना है, tan 60 कितना होता है? यहाँ पर why I prefer because वही आपको 3.7 इंटू √3/3 रैशनलाइज किया इसको मैंने, और ये आ जाएगा 3.7 इंटू 1.73/3। तो जो पहला आंसर था उसको डिवाइड बाय 2 करना है। ये जो पिछले स्टेप में आपने ये वाला प्रोडक्ट निकाला था, कौन सा? 7.4 इंटू 1.73, इसको डिवाइड बाय 2 करना है बस। ठीक है? प्रोडक्ट को, और फिर 3 से डिवाइड, या 4.12 को ही डिवाइड बाय 2 करना है, 4.28 को, सॉरी। पिछला वाला जो आंसर था ना, व्हाई आई प्रेफर कि मैं ये 3.7 ही लूं। पिछला वाला आंसर आपका क्या था? 3.7 इंटू 2/√3, ये था ना। और यहाँ पर क्या है? 3.7 डिवाइडेड बाय √3, हाफ हो गया। आपने पहला सॉल्व किया 4.28, तो ये वाला कितना आना चाहिए? 2.14। समझ में आ गया इतना? डन? इतना रख लेते हैं, आपको मार्जिन देके रखेंगे, और वहां पर आप लिखोगे ना अप्रोक्सीमेट, मैटर आपके ये करते हैं 2 डिजिट्स। जितना इसको आगे तक बढ़ाते रहोगे उतना अप्रोक्सीमेशन बढ़ती रहेगी। ठीक है? उतनी आपकी फिगर चेंज करती रहेगी। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3। इजी है ये, ट्रिग्नोमेट्री से बेटर है पहली वाली से। चल एग्जाम्पल 3। हाँ, तब बहुत होता है क्योंकि वो आपको फिर एक एक क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है। हाँ, सर्कल्स आ गए, कोई ना, सर्कल्स तो है। एन ऑब्जर्वर, और वो भी इजी है, बुक के क्वेश्चन सब बहुत इजी है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जर्वर है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसकी हाइट सिग्निफिकेंट हो गई, बिल्डिंग के कंपैरिजन में उसकी हाइट सिग्निफिकेंट है। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो एक चिमनी है, ऑब्वियसली चिमनी इस तरह से होती है, और ये ग्राउंड लेवल। ठीक है? जो ऑब्जर्व कर रहा है ना इसको, वो एक हाइट पे खड़ा है। कितनी हाइट? 1.5 मीटर। तो AB is the observer
position of observer at height 1.5 meter. CD is the chimney. Chimney of height 28.5 meter. देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, let us draw a simple diagram to represent the problem. AB represents the tower, ऐसा लिखा हुआ है ना. AB is the chimney, CD is the observer. वही आप लिख रहे हो. AB is the observer, CD is the chimney. मैंने अलग ले लिया पर एक्सप्लेन किया है, right? The angle of elevation of the top of chimney from her eyes. Angle of elevation जहां कह दिया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जहां कह दिया, इसका मतलब ऊपर देख रहे हैं. तो छोटा सा कोई मतलब हम अपने से ऊंची चीज को देख रहे हैं, ठीक है ना. तो इट्स गिवन टू बी एज 45 डिग्रीज. तो मैं लिखूंगी एंगल CA, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज E. एंगल CAE इज 45 डिग्री और हम लिख देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. फिर उसने कुछ निकालने को कहा होगा, स्टोरी चल रही है ना, उसने बता दिया कि ये ऐसा हुआ, वो ऐसे जा रही थी, वो ऐसे जा रहा था. अब बताओ लास्ट में व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी. अच्छा मैंने गलत ले लिया, सीडी की हाइट चिमनी की हाइट नहीं है, सीडी इज द चिमनी. हाँ, सो बीडी इज 28.5 मीटर. BD, distance of observer from the chimney is, from the base of the chimney is 28.5, BD is 28.5. क्लियर हो गया इतना? ठीक है. हाँ, तो अब हम इसमें फैक्ट्स लिखेंगे. AE is equal to BD is equal to 28.5 meters और AB is equal to DE is 1.5 मीटर. ठीक हो गया. CD चिमनी है, let CD be the chimney of height h meters. CD be the chimney of height h meters. ये लिख दो, CD की हाइट है h मीटर. ठीक हो गया. तो देखो ये कंप्लीट CD जो है ना, ये h मीटर है और यहां से लेकर यहां तक ये 1.5 है. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ CE, तो निकाल सकते हो क्या होगी लेंथ ऑफ CE. केशव, CE की लेंथ क्या होगी? CE की लेंथ है CD माइनस DE. CD माइनस DE. ठीक है. CD को आपने क्या लिया है? H. और DE क्या लिया है आपने? 1.5. समझ में आ गया. तो CE की लेंथ हो गई हमारे पास H माइनस 1.5 और AE की लेंथ है 28.5. अब हम क्या लेंगे? कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल अंजी केशव, कौन सा? ACE. ACE नहीं, AEC लेंगे. राइट एंगल को हमेशा इन सेंटर लिखते हैं, ठीक है, बीच में लिखते हैं हम लोग दो वर्टिसेस के. तो लिख लेंगे CE अपॉन AE. क्या हो जाएगा? सबसे इजी होता है tan 45, है ना. तो CE कितनी है? H माइनस 1.5. AE कितना है? 28.5 इज इक्वल टू 1. H माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5. तो H कितना आ गया? मीटर्स. और एंड में लिखोगे हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू 30 मीटर्स. सब्जेक्टिव है. तो हर बार ना पेपर पढ़ने से पहले, हर पेपर में, जैसे मैथ्स में तो स्पेशली सब्जेक्टिव पेपर, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी वो टिक मार्क करके आए थे ना. आदत थी ना, इतने तो लिखे ही नहीं, ओरली पढ़ रहे थे सब कुछ. चलो जो भी है, अब इसमें कोई झगड़े वाली बात तो नहीं है. तो अब देखो ना, इसमें मैंने किया क्या था. होता क्या है जनरली व्हेन यू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, आपको हाइट ऑफ चिमनी गई है, ठीक है, आपने फटाफट से CE की लेंथ निकाल दी. कितनी आएगी? 28.5 और छोड़ दिया.
तो जहां पर ये ना सब्जेक्टिव में तो नहीं गलती होती, मतलब बहुत कम चांसेस है सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में गलती क्या होती है, द मोमेंट यू गेट 28.5 ऑप्शंस देखते हो, मार्क कर देते हो, राइट। तो इस चीज से बचने के लिए जब कॉम्पिटिशन होते थे मैं क्या करती थी, जिस चीज को निकालना है ना उसको एक्स ले लिया या उसको एक्स ले लिया, मैंने वेरिएबल पूरी हाइट को लिया है, तो आपके पास CEH माइनस 1.5 आ गया, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्वेश्चन में 1.5 ऐड करना ही पड़ा। आपका आंसर उस इफेक्ट को, आपके माइनस वाले इफेक्ट को साथ लेकर चल रहा है। समझ में आ गया? तो लास्ट स्टेप में आपने ऐड करना था, जो आप ध्यान रखते और फिर ऐड करते, आपका 1h लेकर पूरे वेरिएबल को, मतलब पूरी हाइट को मैंने h ले लिया और 1.5 माइनस किया, तो उसने उस इफेक्ट को अपने अंदर अपने आप ही शो कर दिया है। समझ में आ गया इतना? ये अपनी पर्सनल विश होती है। चलो एग्जाम्पल 4 नाउ। अब क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो एग्जाम्पल 4 जैसे आएंगे, और इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आपके एग्जाम्पलर में है क्लाउड वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो भी टीचर्स करवाएंगे और पेपर में आएगा भी, फाइनल में आए ना आए आपके टर्म के पेपर्स में जरूर आएगा, प्री बोर्ड्स जितने भी होंगे एक बार तो क्लाउड वाला क्वेश्चन दिखेगा ही, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 4, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो हम ग्राउंड पर थे, उस पर है एक पॉइंट P, चलो यहाँ पर एक पॉइंट P है। The angle of elevation of the top of a 10-meter tall building. So there's a 10-meter tall building here. ये 10-meter tall building है, ठीक है? Let me say P, और ये तो point P कहा ही हुआ था। The angle of elevation of the top, top का है ना? जब हम यहाँ से खड़े होकर इस टॉप को देख रहे हैं पॉइंट को, तो एंगल बन रहा है कितना? 30 डिग्री का, राइट। A flag is hoisted at the top of the building. तो यहाँ पर एक ना फ्लैग लगाया हुआ है आपने ऐसा। A flag is hoisted at the top of the building. The angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Flag staff क्या हुआ? जो ये ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने जब उस फ्लैग को देखा, फ्लैग स्टाफ को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना हुआ है? 45। अब देखो लॉजिकली बात है, 30 डिग्री एंगल छोटा होगा, 45 बड़ा होगा, तो 45 को यही आना है। हो गया सॉल्व, वेरी गुड। तो उसने लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो ये अगर मैं ले रही हूँ पॉइंट C, तो मैं लिखूंगी AB इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 मीटर, AC is the flag staff. Let AC be equal to H meters. BP, let BP is equal to X meters. Angle APB is 30 degree. Angle CPB is 45 degree. इतना लिखोगे पहले तो। निकालना क्या क्या है? AC की लेंथ निकालनी है और BP की लेंथ निकालनी है। AC की लेंथ निकालनी है और BP की लेंथ निकालनी है, ठीक हो गया इतना? अब आपने कुछ नहीं करना, जो जो आपको एंगल दिया ना 30 डिग्री और 45 डिग्री, वो देखो कौन से ट्राइंगल्स में बन रहे हैं, ठीक है? हमेशा वो एंगल देखा करो, उनकी आर्म्स क्या है और वो कौन से ट्राइंगल बना रहे हैं। तो 30 डिग्री वाले तो सबसे इजी है, 45 वाला। 45 वाला कौन सा एंगल बना रहा है? ट्राइंगल बना रहा है PCB। तो मैं क्या लिखूंगी? इन ट्राइंगल CBP मैंने देखा 45 सबसे इजी वाला एंगल होता है, क्योंकि tan 45 किससे इक्वल होता है? 1, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, ठीक है? तो मैंने ट्राइंगल देखा CBP 90 डिग्री के साथ, साइड्स कौन सी लेंगे? CB अपॉन BP इज इक्वल टू tan 45। CB अपॉन BP लिखना, ये मत करना कि BP अपॉन CB करके tan बना दिया और कहा कि नहीं जी हमारा रेशियो तो माना है, आंसर ठीक है, लिखने के मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? CB अपॉन BP is tan 45। व्हाट इज CB?
x प्लस 10, व्हाट इज बीपी? हमने क्या लिया था? नहीं, h प्लस 10 लिया था ना हमने। AC को h लिया था और इसको x, तो लिखे h प्लस 10 अपॉन x इज 1। ठीक हो गया? तो h प्लस 10 इज इक्वल टू x। दो वेरिएबल्स, एक इक्वेशन। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट? 45 वाला एंगल ले लिया, अब क्या करेंगे? 30 वाला एंगल ले लो, ठीक है ना? तो 30 वाला एंगल कौन सा ट्रायंगल बना रहा है? ABP। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, AB अपॉन BP किसके इक्वल है? AB अपॉन BP किसके इक्वल है? tan 30। तो व्हाट इज AB? 10। व्हाट इज BP? x। tan 30 क्या होता है? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 10√3 मीटर। यहां पुट कर दो h, यहां पे देखो h प्लस 10 इज इक्वल टू 20√3। किसने कहा? क्यों? माइनस हो जाएगा, प्लस कैसे हो जाएगा? 10√3। ठीक है, तो व्हाट इज h? 10 इंटू √3 माइनस 1। मैंने 10 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं केशव? तुमने प्लस करके क्या आंसर निकाला है? तुम कह रहे हो बिल्डिंग की हाइट है 10 और जो ऊपर फ्लैट स्टाफ है वो 20√3। कितना लंबा फ्लैग है, राइट? तो हमारे पास x आ गया 10√3 विच इज डिस्टेंस, और √3 की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? 1.732। तो डिस्टेंस इज 17.32 मीटर। समझ में आ गया इतना? हाँ जी, ले लो। हाँ ले लो। बाय अपॉन 10। 10 किसने कहा? अच्छा तुमने, हाँ बीपी निकाला, बीपी 10 आ गया। हाँ ठीक है, वो तो आ गया, देखो 10√3। हाँ ठीक है, वो भी कर लो। हाँ हाँ जी, BC थोड़ी ना 10√3 हुआ आपका। BC ये पूरा है, बाय ये 10√3 हो गया। तुम्हें निकालना क्या है? AC, फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है। ठीक है, ये तो ठीक है बिल्कुल। मैंने ये कहा ना, यहाँ पर आकर कंफ्यूज, आगे जाकर नहीं होगी, इनिशियल होती है, तो दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज टेक AC। ठीक हो गया? तो H की वैल्यू हमारे पास क्या आई? हाँ जी, यशवी और पार्थ और हर्षिता। महक तो है ही है, महक तो काम कर रही है ना? यस मैम। तो फ्लैग की हाइट क्या है? 7.32 मीटर। हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7. लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 meters। काम कर लो तो तुम्हारा आंसर ना वो डबल हो चाहे ट्रिपल हो, पर आंसर ये। सब क्या? ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 17.32 मीटर। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? नो मैम। एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। ये आपके ना 2-3 दिन में चैप्टर खत्म होना चाहिए, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे। हाँ जी, श्योर का कहाँ से लेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक करवा लूंगी टेस्ट में, तुम लोग दे दोगे? इतने अच्छे बच्चे हो तुम, मैंने कहा टेस्ट दे दोगे। हाँ मैं क्वाड्रेटिक का टेस्ट है कल,
और बच्चे एक्चुअली मैम थैंक यू टेस्ट रखते हो। मैम पहले मैम टेस्ट ही ले लूं। ऑनलाइन वाले और भी आएंगे। ऑफलाइन वाले भी कर रहे चलो एग्जांपल 5 द शैडो ऑफ अ टावर। ठीक है, तो एक टावर है, उसके शैडो को मेजर किया, तो दिस इज द ग्राउंड लेवल। हाँ बेटा सारे ऐसे ही हैं, वही टावर होगी, वही बिल्डिंग होगी, वही शैडो होगी, वही डिस्टेंस होगा, कभी माउंटेन होगा। ठीक है, हाँ कभी डिप्रेशन होगा, बस तो हमेशा एलिवेशन होना चाहिए, डिप्रेशन कम ही हो। नहीं ड्रॉ नहीं करते, इसलिए ड्रॉ करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जहां मेंशन किया हुआ डिप्रेशन, यू हैव टू मेंशन इट, आपको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से डॉटेड के साथ, और ऐसे बस। क्या होता है कि जल्दी में पता होता है, अब आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट समझ में आ जाएगा कि वो एंगल और सेम है, आप वही करोगे, उसको इग्नोर कर दोगे। So the shadow of a tower standing on level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. ठीक है, एक टावर ऐसे, उसकी शैडो बनी, एक पॉइंट पे सन था 30 डिग्री पर, तो शैडो कुछ इस तरह से बनेगी, और एक पॉइंट पे सन था 60 डिग्री पे, तो शैडो कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। सन यहां से आ रहा है, तो शैडो हमेशा ऑपोजिट साइड पे बनती है लाइट सोर्स के, इतना तो पता है, साइंस के बच्चे भी वो साथ साथ, है ना। तो 30 डिग्री पर दिस इज द शैडो एंड 60 डिग्री पर दिस इज द शैडो, तो हम लिखेंगे लेट ए बी द टावर ऑफ हाइट कितनी, h meters. AB with the tower of height h meters. ठीक है, सो CD हमारे पास कितना हो गया, 40 meters longer. 30 डिग्री पर शैडो लंबी है, 60 पर शैडो छोटी है। कितनी लंबी है, 40 meters. The shadow is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. क्लियर हो गया, फिगर समझ में आ गई। 40 मीटर हाँ तभी तो कहा है ना, फिगर बनाना इसमें 70% जॉब है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। 40 मोर ही लिखा है, तभी तो मैंने कहा CD is 40। क्यों x क्या लिया तुमने, x क्या लिया तुमने, तो लेट BC इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, आपकी 60 डिग्री पर शैडो कितनी है, x मीटर, शैडो हाँ एट 60 डिग्री, ठीक है बिल्कुल, शैडो एट 60 डिग्री BC भी इक्वल्स टू x मीटर्स, और BD हमारे पास क्या हो जाएगी, शैडो एट 30 डिग्री, and it will be equal to x plus 40 meters. दो एंगल्स हैं 60 और 30, 60-30 के साथ दो ट्रायंगल्स बनेंगे, कौन कौन से, और ये राइट एंगल का सिंबल बना देना, क्योंकि टावर जब तक मेंशन नहीं किया होगा 90 डिग्री पर ही खड़ा है। ठीक हो गया, 90 डिग्री पर एंगल होगा, स्टैंडिंग होगा, उसकी पोजीशन होगी 90 डिग्री पर, राइट होगा बिल्कुल, राइट। सो पहले कौन सा लोगे, कोई भी ट्रायंगल ले लो, कौन सा वाला लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, right triangle ABC, AB upon BC क्या बन जाएगा, AB upon BC, tan 60 बन गया, yes, what is AB, H, what is BC, X, tan 60 किसके इक्वल होता है, हाँ जी केशव बताओ, tan 60 केशव, √3 केशव √3, हाँ जी ठीक है, तो h इज इक्वल टू x √3, h की वैल्यू आ गई x √3। हमने फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया, अब कौन सा लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, हाँ AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, AB कितना है h, BD कितना है
x प्लस 40 tan 30 किसके इक्वल होता है? हाँ जी, अब तो बोलो tan 30। हाँ ठीक है, 1/√3। हाँ जी, तो अब हमारे पास h की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, मतलब वही हमारी 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगी और फिर उसके बाद h की। करें सॉल्व इसको आगे, है ना? इसके बाद ये h की वैल्यू डालो यहाँ पर। x√3 बाय x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू √3 कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी की वैल्यू क्या थी रचे? h थी। हाँ, और h की वैल्यू क्या है? x√3। तो x√3, हाँ जी केशव क्या हो गया? ठीक हो गया। सो 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। तुम्हारी शैडो इनिशियल क्या है? 20 मीटर 60 डिग्री पर, और टोटल शैडो कितनी है? 60 मीटर्स की। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर? 20√3। समझ में आ गया इतना? अब समझ में आ गया? 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। नो कहोगे ना फिर काम होगा। चलो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर आपसे कर सकते हो। क्वेश्चन 2 3 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है, पूछ लेते हैं। क्वेश्चन 1 कर लो, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। नहीं करो काम। हाँ देखते हैं, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा होगा। हाँ 2 मिनट में काम करो, चलो उसके बाद चले जाओ। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। पिछला क्वेश्चन हो गया ना, आपके पास हाइट भी आ गई थी ऑफ द टावर व्हिच इज 20√3। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू मुझे नहीं दी हुई थी, मैंने डायरेक्टली छोड़ दिया 20√3 मीटर्स एंड दैट इज द फाइनल आंसर। कोई सॉल्व नहीं करना आगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 लिखो। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक सर्कस आर्टिस्ट है। Find the height of the pole. So AB be the pole of height h meters, 20 meter long. AC is the rope 20 meter long, और angle made, angle ACB is equal to 30 degree, angle of elevation। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया है इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू sin 30, h अपॉन 20 इज 1/2, हाइट आ गई 10। जाओ हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे